नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले पेपर में हमने प्रीवियस पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ प्रश्न हल किए थे कंप्यूटर टॉपिक के। अब हम उसके अगला जो एग्जाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन आए थे उनको हल कर रहे हैं। तो आप लोग सभी से मेरी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी कर दे ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आया था वो था कि इज द टर्म गिवन टू द प्रैक्टिस ऑफ इलीगली डाउनलोडिंग मूवी फ्रॉम ए वेबसाइट, यानी अवैध रूप से एक मूवी डाउनलोड करना एक वेबसाइट से, वो क्या कहलाता है? तो बच्चों उसका जो सही आंसर है, देखो पैरिटी का मतलब समानता होता है, प्लगरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। हालांकि ये मिलता, पायरेसी और प्लगरिज्म मिलता जुलता है, लेकिन सही आंसर साहित्यिक चोरी ही आएगा। तो ये इसका जवाब होगा। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न आया था, द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोरेड इन, तो इसमें चार ऑप्शन आए कि मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी अरिथमेटिक रजिस्टर और मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। जानकारी की सामग्री किस में जमा होती है, यानी इंफॉर्मेशन, जो छोटी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो सबसे पहले मेमोरी डेटा रजिस्टर जो होता है उसमें सेव होती है, उसमें जमा होती है। तो इसका सही आंसर यही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ऑप्शन देख लीजिए किसमें है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये देखिए पहला ही आ गया। हमें फुल फॉर्म का पता होना बहुत जरूरी है। बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट और बिट कोडेड डिजिट, डिजिट नहीं होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेन स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड, मुख्य भंडारण क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर यूनिट, मेमोरी। तो मुख्य भंडारण का मतलब क्या होता है? भंडारण मेमोरी होता है। ये सिंपल प्रश्न है ये तो। अब आया है द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, यानी प्रोग्राम जो मैन्युफैक्चर होते हैं उस टाइम में कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, यानी सबसे पहले जो मेमोरी काम आती है वो पूछ रहा है। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब लिखा करें। तो बच्चों ये जो अब अपने दिमाग में आ रहा है यार, प्रोग्राम में प्रोग्राम आ रहा है, कुछ ऐसा नाम आ रहा है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये प्रोग्राम एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, यानी एट ए टाइम, और ये होता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, यानी प्रोग्राम जो PROM जो प्रोम होती है वो आफ्टर मैन्युफैक्चर काम करती है। तो करंट टाइम में जो प्रोग्रामिंग मैन्युफैक्चर दौरान होती है वो होती है रोम। क्या होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है व्हाट डज CD-ROM स्टैंड फॉर, CD-ROM की फुल फॉर्म पूछिए। CD की फुल फॉर्म क्या था? CD कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर आ गया ROM रीड ओनली मेमोरी। अब पूरा उत्तर क्या बन गया? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए खोजते हैं। फिर पहले में कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी नहीं होगा, कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी ये भी नहीं होगा, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये भी नहीं हो गया। अगला क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, 4 नंबर प्रश्न जो आंसर है वो सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है which of the following memories must be refreshed many times per second, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेश होती है? अब देखिए मेमोरी दो प्रकार की होती है, यहां पहले बता दिया गया कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम होती है स्थिर मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है, ये बदलती नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। फिर आती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो होती है
वो बार बार बदलती रहती है। स्टैटिक रैम के उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो हम कई वेबसाइट पर डेटा होती है वो स्टैटिक होता है, उसमें बदलाव करने पर ही होता है, अपने आप नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं और मोबाइल में या कंप्यूटर में स्कोर कार्ड वाली वेबसाइट चला देते हैं तो वो हर बॉल, एक दो बॉल या हर बॉल के बाद उसका स्कोर है वो बदलता रहता है जैसे जैसे मैच चलता है। तो वो कौन से में आता है? डायनेमिक रैम। ईप्रोम और रोम नहीं होती है। वह कौन सी मेमोरी? ये आ गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड विद। हार्ड डिस्क के दोनों तरफ किससे का लेप होता है ये पूछा गया है। हार्ड डिस्क जो होती है वो चुंबकीय धातु जो होती है ना, चुंबकीय ऑक्साइड जो होती है ना, उसका लेप लगा हुआ होता है हार्ड डिस्क की। तो इसका सही जवाब यही होगा, चुंबकीय धातु ऑक्साइड। इसके बाद पर्सन आपका आया है, which of the following storage device can store the largest amount of data? इनमें से ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करती है? तो हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ब्लू रे डिस्क, डीवीडी। डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क भी जिसको बोलते हैं। इसकी तो 4.7 GB होती है स्टोरेज क्षमता, तो ये तो हो नहीं सकती। लेकिन ब्लू रे डिस्क जो होती है वो हार्ड डिस्क और फ्लैश डिस्क से ज्यादा स्टोरेज ग्रहण करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकती है? ये तो आ गया ब्लू रे डिस्क। सीपीयू कैच मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। कैच मेमोरी किन दोनों के बीच में काम करती है? तो कैच मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। हमेशा ध्यान रखना, कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ए कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो प्रोग्राम अनुवादक होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है, यानी कंप्यूटर के समझने लायक उसको बना देता है। तो अपन यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। कंपाइलर ये रहा, उच्च स्तर की भाषा से दूसरी में अनुवाद लिए एक प्रोग्राम, यानी ये उत्तर इसका आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। फिर आता है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI, CUI। GUI होता है जो अपने विंडोज जो काम में लेते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे काम करते हैं। और CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये जो होता है ना, ये लाइनेक्स में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये अलग अलग। तो इसमें GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसमें चित्रात्मक रूप होते हैं, आइकन होते हैं ना, विंडोज में आइकन होते हैं, आइकन पे आप जब क्लिक करते हो प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं, तो वो ग्राफिकल होते हैं, इसलिए इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से क्या चीज है जो वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है, वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है? MS वर्ड जो होता है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। अब MS वर्ड की बात आ गई तो हमें उससे मिलते जुलते शब्दों का भी पता लग गया कि भी कैरेक्टर्स होता है, वर्ड्स भी होते हैं, पैराग्राफ भी होता है। लेकिन सेल जो है ना, सेल किस में आता है? सेल MS एक्सेल में आता है, क्योंकि उसमें रो, कॉलम और सेल, रो और कॉलम के काटने पर जो एक जो खाना जो बनता है ना, उसको सेल कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या आ गया? सेल। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रॉन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट डज फोर्ट्रॉन स्टैंड फॉर? फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है और फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? फोर्ट्रॉन क्या काम आती है, किसमें, इसका मतलब क्या होता है? तो फोर्ट्रॉन जो होती है ना, वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन का कार्य होता है। इसका मूल जो प्रदर्शन जो होता है वो किसमें होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत जोरदार है। फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है और फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी भाषा है, इसमें दिया रहा कि कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर के समझ में आ जाती है, ये पूछा इसने, है ना। 115वां प्रश्न किया, which language is directly understood by the computer without translation program? तो
कंप्यूटर जो होता है ना वो मशीनरी भाषा जो होती है ना उसको ही समझता है। मशीनरी भाषा कौन सी होती है? बाइनरी भाषा होती है। और बाइनरी भाषा में कौन सी डिजिट होती है? 2 डिजिट होती है, 0 1। कंप्यूटर सारा काम 0 1 में ही समझता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मशीनरी भाषा। क्या होगा? मशीन भाषा, मशीनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, द ओरिजिनल ASCII कोड यूज्ड bits of each byte, reserving that last bit for error checking। यानी त्रुटि की जांच के लिए मूल ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के बिट्स उपयोग करती है। अब इसने पूछा, पहले तो ये बताओ ASCII होता क्या है? ये कोड होता है, ये कोडिंग प्रणाली होती है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 8 अंक का होता है। तो इसमें जो अंतिम आरक्षित बाइट पूछी है वो होती है 7। क्या होती है? 7 होती है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा है, टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम इन एक्सेल शीट। एक एक्सेल शीट में कॉलम जो होता है उसकी चौड़ाई को ऑटो फिट कैसे करते हैं? तो देखो, कॉलम के दाएं सीमा पर भी आप क्लिक करके कर सकते हो, बाएं पे भी क्लिक कर सकते हो, कॉलम के हेडर पे जाके भी आप डबल क्लिक करते हो तो भी चौड़ाई है वो ऑटो फिट हो जाती है। तो इसका जवाब तो उपरोक्त सभी होगा। हालांकि हम लोग मान के चलते हैं कि उपरोक्त सभी वाला प्रश्न लगभग सही होता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, जरूरी नहीं होता है कि उपरोक्त सभी वाले प्रश्न सही हो। यानी हमें एक एक पॉइंट का पता होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, which can be used for quick access to commonly used command and tool। कमांड के लिए और टूल के लिए आप किसका कॉमनली यूज करते हो? तो अब इसमें 4 ऑप्शन आ गए। पहला है स्टेटस बार। किसी भी प्रोग्राम के सबसे नीचे वाली पट्टी होती है जिस पे हम लोग जो वर्क करते हैं ना, तो उसकी स्टेटस दिखाता रहता है वो तो स्टेटस बार होगी। ये तो नहीं है। टूल बार कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, यानी अलग अलग जैसे औजार बने होते हैं ना, वो टूल में रखते हैं अपने, वैसे ही कंप्यूटर में भी टूल्स बनी होती है। इसके बाद आता है मेन्यू बार। बिल्कुल, मेन्यू बार जो होती है ना उसमें कमांड भी होती है और उससे टूल को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब सबकी कंट्रोलिंग तो फिर मेन्यू बार में ही हो गई। आगे आया टाइटल बार तो वो पट्टी होती है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाली पट्टी जिस पर उसका नाम लिखा होता है और मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज 3 बटन भी दिए होते हैं। तो वो कौन सी होती है? वो टाइटल बार। तो सही आंसर होगा मेनू बार। अगला प्रश्न है, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स ये आ गया है, which of the following is not valid version of MS Office। देखो भाई, MS ऑफिस XP भी था, ऑफिस 2007 भी है, ऑफिस 2003 भी है, ऑफिस 2010 भी है, इसके भी आगे के वर्जन है। लेकिन ऑफिस मैनेजर ये इस नाम का कोई भी वर्जन नहीं आया था, MS ऑफिस में कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया था। तो ये ध्यान रखना कि ये वर्जन वैलिड नहीं है। आगे प्रश्न है, which of the following function provide a list of other words that those who are actually or nearly the same meaning is। यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो मिलता जुलता अर्थ प्रदान करता है? तो मिलता जुलता कौन होता है? वो तो समानार्थी होता है ना। तो इसका सीधा सा जवाब है, ये प्रश्न सिर्फ समझने का है, हालांकि बहुत आसान दिया लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड मानी खोजना, किसी शब्द को खोजना हो तो फाइंड कमांड काम में लेते हैं। रिप्लेस, फाइंड किए गए वर्ड के स्थान पर कोई नया वर्ड आपको टाइप छापना हो, पेस्ट करना हो, लिखना हो तो रिप्लेस काम में लेते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड होती है, ये आपके लिखे हुए टेक्स्ट पैराग्राफ में स्पेलिंग चेक करती है, उसकी ग्रामर चेक करती है। तो ये नहीं हो सकता। तो एक ही बचा अपने पास, कौन सा? सिनोनिमस। तो यही है, उसका जवाब आ गया। अगला प्रश्न है, ए डिजिटल सिग्नेचर इज। देखो, पिछले में भी यही क्वेश्चन आया था, इस बार थोड़ा सा बदलाव कर दिया इस क्वेश्चन में। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना, वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके का फिंगरप्रिंट होता है, यानी वो जिसने बनाया उसी को पता होता है और हर किसी को नहीं पता होता। तो ये क्या हो गया? इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा कि एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता है
वो। क्या जवाब हो गया इसका? 3 नंबर ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम। भाई एक कॉलम को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? तो तरीके तो इसमें लगभग है, लेकिन सबसे आसान कौन सा होता है? कॉलम को चुनना हो तो कॉलम के शीर्षक पर क्लिक कर दे, बस ABCD जो कॉलम होते हैं उसके ऊपर जाके माउस क्लिक कर दे, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न आया एक फार्मूला बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? सबसे पहले देखो फार्मूला, चाहे MS एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला आप बनाते हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? इक्वल साइन का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, यानी बराबर का चिन्ह लगा के फिर कोई भी फार्मूला आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे है क्या उत्तर? देखो फार्मूला को सेल में रखे बराबर, यदि आप एक्सेल में फार्मूला एंटर करना चाहते हैं तो बात वही आ गई। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आ गया ना यहाँ पे। अगला प्रश्न है सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहते हैं? सेल में अगर कोई आपने कमेंट डाल रखा है तो वो सेल टिप होती है। फिर अगला प्रश्न जो लास्ट है वो है आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग करते हैं, इसे बंद करने से पहले आपको क्या करना जरूरी है? अगर फॉर्मेट पेंटर को आपने प्रयोग किया है और इसको आपको बंद करना है तो आप इसको फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक कर दे। क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। 2 नंबर उत्तर इसका सही होगा। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? जैसे डिजाइन, अलग अलग टेक्स्ट की हमने डिजाइन बना ली, हम चाहते हैं कि यार ऊपर वाले की जैसी डिजाइन है ना वैसी डिजाइन नीचे वाले की भी हो, तब हम फॉर्मेट पेंटर जो बटन होता है ना उसका प्रयोग करते हैं। ओके, बस इतने क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, आप क्या नया चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, और चैनल के इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा होगा। हम लोग नए नए क्वेश्चन रोजाना इस यहाँ पे लेके आएंगे और जो आए हुए हैं वो भी लेके आएंगे, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने क्या पीछे क्या गलती की थी और क्या होना चाहिए था। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बता देना। थैंक यू।